क्रिस्टलाइजेशन आज हम लोग जानते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। क्लास 6 में हम लोग देखे हैं कि जो नमक है वो हम कैसे बनाते हैं, समुद्र के पानी को इवापोरेट करके उसको बड़ी बड़ी जहाँ पे नमक जो जहाँ बनता है वहाँ पे, जैसे फेमस आप जानते होंगे, नमक से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे गांधी जी ने चलाया था। उसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो वो गुजरात का एक स्थान है दांडी। वहाँ पे पहले नमक काफ़ी मात्रा में बनाया जाता था और वहाँ पे नमक बनाने का तरीका आज भी आप जाकर कभी अगर मिले तो देख सकते हैं कि वहाँ समुद्र के पानी को, समुद्र वहाँ बहुत छिछला है। छिछला मतलब वहाँ समुद्र की गहराई जो है काफ़ी दूर तक बहुत कम है। वैसे में क्या किया जाता है, समुद्र के पानी को छोटे छोटे खेत जैसे स्ट्रक्चर में उसमें मेड़ बना दी जाती है और वैसे खेत जैसी संरचना में समुद्र के पानी को जमा कर लिया जाता है, बांध दिया जाता है। और फिर वो पानी जब धीरे धीरे एवापोरेट होती है तो वैसे बार बार उसमें पानी जमा करके उस खेत में, एक ही खेत में बहुत साल भर में बहुत बार पानी जमा किया जाता है और एवापोरेट किया जाता है। तो इस तरह से क्या होती है कि सबसे निचला जो तह होता है वो तो नमक बैठता ही है, उसमें नमक रह जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाती है। लेकिन फिर उसी में पानी जमा करने से क्या हो जाता है कि नमक के ऊपर फिर एक नमक की परत जम जाती है। ऐसे करते हुए जब 2-3 परतें 4 परतें नमक की हो जाती हैं तो फिर उसमें से नमक के ऊपर नमक जमने लगता है। तो बार बार पानी उसी में जमा किया जाता है, तो बार बार इवापोरेट होता है तो नमक वहीं पे जमता है। तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे करके जब 3, 4, 5 लेयर हो जाते हैं तो फिर 5वें लेयर से 1-2 लेयर तक नमक को तोड़कर या खोदकर निकाल लिया जाता है, जिसमें प्योर सॉल्ट मतलब उसमें जो इम्प्योरिटी है वो काफ़ी कम होती है। क्योंकि सबसे नीचे तह का वाला में तो बालू भी मिक्स हो जाता होगा, गंदगी बहुत सारी मिक्स होती होगी, इसलिए निचले तह को 1-2 तह को छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपरी 2-3 तह को लिया जाता है और उसे फिर से फैक्ट्रीज़ में प्यूरीफाई किया जाता है। उसमें और बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे सोडियम, आयोडीन, ये सारी मैग्नीशियम, ये सारी जो चीज़ें, बहुत सारी मिनरल्स ज़रूरी होती हैं मानव शरीर के लिए, फास्फोरस, ये सब चीज़ मिलाई जाती है और फिर उसे फैक्ट्रीज़ में पीसकर सप्लाई के लिए बाहर निकाला जाता है। तो वैसे हम लोगों ने देखा कि इस तरह से नमक बनता है। तो द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर, इस तरह से जो नमक बनती है वो क्या होती है, तो द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। तो पहले मैंने बताया कि वो प्योर नहीं रहती। द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। उसमें क्रिस्टल तो बनते हैं पर उसमें बहुत सारी गंदगी भी घुली होती है, इसलिए वो नमक के क्रिस्टल साफ दिखाई नहीं पड़ते। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशन। तो उनके सोल्यूशन से, किसी सब्सटेंस के सोल्यूशन से बड़े बड़े क्रिस्टल्स भी बनाए जाते हैं। और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टल बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसमें ये फिजिकल चेंज का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो मैटर है वो कोई नया चीज़ नहीं बनता है, वो सब्सटेंस तो वही रहता है, केवल उसका बाहरी शेप जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्रिस्टल बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एक्टिविटी एक देखते हैं, टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। ऐसी एक्टिविटी है जो टीचर के प्रेजेंस में करने के लिए कहा गया है। कॉशन भी दे दिया गया है, मतलब चेतावनी है, यानी अगर आप गलत ढंग से करेंगे तो घायल भी हो सकते हैं। यूज़ ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। तो आपको इसमें लेना क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड लेनी है।
लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैसी लेनी है, आपको लेबोरेटरी में दोनों तरह की सल्फ्यूरिक एसिड्स या सभी तरह के सल्फ्यूरिक एसिड्स या दूसरे एसिड्स भी रहते हैं, उसमें एक कॉन्सनट्रेटेड होता है, दूसरा डाइल्यूट होता है। कॉन्सनट्रेटेड उसे बोलते हैं जिसमें पानी बिल्कुल ही नाम मात्र का होता है और पानी को बिल्कुल ही ड्राई करके निकाल दिया जाता है, केवल एसिड के मॉलिक्यूल्स या एटम्स रहते हैं, तो वैसे एसिड को कहेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड। और जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी और एसिड जो है वो काफ़ी कम होगा, तो वैसे एसिड को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेनी है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप याद कीजिए, H2SO4, H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। H सफिक्स 2, कैपिटल S कैपिटल O सफिक्स 4। कैपिटल S कैपिटल O सफिक्स 4। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में 1 कप पानी लेना है। एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक एसिड की उसमें डालनी है। हीट द वाटर, और आपको उस पानी को गर्म करना है। तो यही क्वेश्चन में आपको लिखा गया था कि आप जो गर्म करें जब, तो बहुत ही सावधानी बरतें। कहने का मतलब है कि गर्म करते वक्त उसके सामने मुंह अपना चेहरा ना ले जाएं, अपनी आँखों से उसे ज़्यादा नज़दीक से देखने का प्रयास ना करें। आँखों पर एक लेबोरेटरी का जो चश्मा होता है वो ज़रूर पहन करके रहें, क्योंकि साधारण पानी जो है जब उबलता है तो वो उसके जो बूंदें हैं, उसकी जो बूंदें हैं वो काफ़ी जितनी उछलती हैं ऊपर की ओर, हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाने के बाद वो बूंदें ज़्यादा ही ऊपर उछल जाएं, जिससे वो आपकी आँखों में जा सकता है और जिससे आपकी आँखों की त्वचा जो है वो छील सकती है और आपको जो है आँखों में खराबी आ सकती है। तो ये ले लेना है और पानी को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो अब चूँकि ये बॉइलिंग को भी देखना है, तो बॉइलिंग देखना है, इसलिए आपको बॉइलिंग तो पानी को गर्म करना है और उसको उबालना भी है। तो व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब ये उबलना शुरू होता है, इसके सामने से हटो, इसके सामने से हटो। तो व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। तो जब वो उबलने लगे तो उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है धीरे धीरे। कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, कैपिटल C स्मॉल u S कैपिटल S कैपिटल O सफिक्स में 4। ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, जिसका पाउडर आपको डालना है। कैन बी डिज़ोल्व्ड, और उसे जो है उसे जो है उसमें घोलना, डिज़ोल्व करना है। फ़िल्टर द सॉल्यूशन, फिर उसको डिज़ोल्व करने के बाद आप उसको सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना है, उसको छानना है। अलाउ इट टू कूल, और उसे ठंडा होने के लिए दें। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हाट इज़ कूलिंग, और जब वो ठंडा हो रहा होता है उस समय उसे हिलाए डुलाए नहीं, उसमें कुछ डाले नहीं, उसे कोई किसी चीज़ से छुए नहीं। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद सॉल्यूशन को आप देखें। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल नज़र आएगा, क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं। इफ़ नॉट तो वेट फॉर सम मोर टाइम, इसीलिए अगर आप इफ़ यू कांट सी देन वेट फॉर सम मोर टाइम, उसको कुछ और टाइम के लिए वेट कीजिए, आपको क्रिस्टल्स उसके नज़र आएंगे। कैसे क्रिस्टल्स हैं देखने में, मतलब बर्फ़ जैसी संरचना आपको जो है दिखाई पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आपको जो फिगर है, यहाँ पर जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं
कि बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट और जो उसका जो नीचे उसके बर्फ़ जैसी थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, वही हैं आपके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। ठीक है। क्रिस्टल्स से फ़ायदा ये होता है क्रिस्टल बनाने में कि इससे ज़्यादा शुद्ध उसका जो ज़्यादा प्योर फॉर्म जो है वो मिलता है, क्योंकि क्रिस्टल तभी बनता है जब एक जैसे एटम्स जो हैं आपस में मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी रहती है तो वो एटम उसके साथ मिलता नहीं है, वो उसके साथ अटैच नहीं होता है। जो प्योरेस्ट जितना ज़्यादा प्योर रहेगा वो प्योर के साथ प्योर ही अटैच होगा। तो इस तरह से काफ़ी हद तक प्योर सब्सटेंस इससे मिलता है। चलिए, तो यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आप ये जान गए फिजिकल और केमिकल चेंज, तो इसको आप अपने आसपास भी चेक कर सकते हैं। और एक बोल रहे थे अब गैल्वेनाइजेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लेना ज़रूरी है हम लोगों को, तो ये भी जान लेते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा, एक बार फिर से हम लोग पेज नंबर 52 पे आते हैं। वहाँ पे आपने देखा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कैसे होता है। तो if the content of moisture in air is high, which means it is more humid, rusting becomes faster। अगर आप आसपास के वातावरण में जो है पानी की मात्रा हवा में ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा है, तो रस्टिंग ज़्यादा होगी, यानी जंग ज़्यादा लगेगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब जंग तो लगना हम लोग जान गए कि कैसे जंग लगती है, लेकिन जंग को लगने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन। तो कोई भी काम जो होता है, हर काम का इस दुनिया में एक कारण होता है, तो हम वो कारण को ढूंढेंगे, और कारण ढूंढ करके अगर वो काम को हमको आगे बढ़ाना है, तो उसको हम उस कारण को और अच्छा उसको मजबूत बनाएंगे, और अगर हमको वो आगे बढ़ाना, उस काम को रोकना है, तो उस कारण को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे कारण है कि इसमें रस्टिंग का कारण क्या है, कॉज ऑफ रस्टिंग है ह्यूमिडिटी, है ना। हवा में जो आर्द्रता होती है, पानी जो होता है, भाप जो होता है, वही है कारण। तो हम क्या करेंगे कि या तो भाप को ही रोक देंगे, हवा में भाप मिलने ही नहीं देंगे, हवा में आर्द्रता आने नहीं देंगे, हवा को ड्राई कर देंगे। हाँ, एक उपाय वो है। दूसरा उपाय ये है, जैसे कि अगर हमको भीगने से बचना है, हम अगर वर्षा हो रही है तो हमको अगर भीगने से बचना है, तो एक उपाय तो ये है कि हम बादल को ही हटा दें, है ना। है ना, बादल को हम हटा दें। जैसे पुरानी कहानियों में हम लोग सुना करते थे, एक बुढ़िया थी, उसके पास एक बहुत ही लंबा बांस था, तो उससे वो बादल को धकेल कर हटा देती थी जब उसको बरसात की ज़रूरत नहीं होती थी। तो हम एक वैसा कर सकते हैं कि हटा दें, और अदरवाइज़ अगर वैसा नहीं संभव है हमारे द्वारा, तो हम छाता ले लेंगे, सिंपल सा बात है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ इस तरह हम यहाँ भी देखेंगे कि जो यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट, तो हम क्या करेंगे कि पूरी हवा को, इस पृथ्वी की हवा को तो ड्राई कर नहीं सकते हैं, उतना बड़ा मशीन हमारे पास नहीं है, और बहुत ही खर्चीला होगा, संभव भी नहीं होगा, हवा को कहाँ कहाँ पकड़ेंगे। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि भाई लोहा को ही हम संभाल के रख लेते हैं। लोहा को ही हम क्या करेंगे, या तो घर में छुपा के रखेंगे, जिससे कि उसमें एयर जो है उसके साथ टच ही ना हो, यानी उसके तरफ चारों तरफ प्लास्टिक से बांध सकते हैं, प्लास्टिक उसके चारों तरफ लगा सकते हैं, उसे बक्से में रख सकते हैं। तो अब उसमें भी अगर लोहा का टुकड़ा हो तो संभव है, लेकिन अगर ब्रिज है तो उसको हम लोग प्लास्टिक से कैसे करेंगे। दरवाज़ा है, उसको तो बक्से में रख नहीं सकते हैं, उसको तो बार बार खोलना बंद करना है। तो कहने का मतलब है वो भी संभव नहीं है। तो हम उसमें उपाय करते हैं कि भाई चलो भाई तुम रहो लोहा बाहर में, इस पर पेंट कर देते हैं, एक मोटा गाढ़ा लेयर चढ़ा देते हैं पेंट की, और पेंट जो होता है वो रबर से बना होता है, रबर का मटेरियल भी उसमें कुछ होता है, जिससे वो क्या करता है, एक लेयर लोहा के ऊपर चढ़ जाता है, और वो हवा का जो है टच
होने नहीं देता है लोहा से। तो जब हवा ही टच नहीं होगी, वो उसमें आर्द्र रहे या शुष्क रहे, वो हवा को टच ही नहीं होने देना है, तो रस्टिंग नहीं होगी। तो ये टेक्निक अपनाई जाती है कि लोहा को आर्द्र हवा के संपर्क से बचाया जाए। तो उसके लिए उस पर पेंटिंग कर दी जाती है। तो कई बार क्या होता है कि पेंटिंग भी 2-3 साल बाद पुरानी हो जाती है। अब उतने बड़े ब्रिज को, उतने बड़े पुल को, हावड़ा ब्रिज को हर साल पेंट करना ये भी बहुत मुश्किल है ना। तब तो मतलब इतना बड़ा ब्रिज है, तब तो पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में बरसात जाने के बाद ही पेंटिंग शुरू कर देनी पड़ेगी पुल में, ताकि फिर अगले बरसात से पहले पेंटिंग हो जाए। तो ये हर साल का खर्चा बेमतलब का हो जाएगा। तो उसके लिए और एक उपाय निकाला गया कि भैया पेंटिंग मत करो, उसकी जगह में एक काम करो, लोहे से भी कोई सस्ता मेटल है जिसमें जंग नहीं लगती है, वैसा कोई मेटल ढूंढा जाए। तो ढूंढा गया क्रोमियम और जिंक जो है वैसा ही चीज़ मिला, और थोड़ा महंगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो जिंक। तो इसलिए क्या किया जाता है कि क्रोमियम यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा देते हैं। तो वो जो है क्रोमियम और जिंक, तो इसलिए क्या किया जाता है कि इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो अगर आप पेंटिंग आप करेंगे तो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। तो अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। और दूसरा उपाय क्या है भैया कि एक दूसरा धातु ही, ऐसा धातु ही उसके ऊपर चढ़ा दो पिघलाकर, जिसमें जंग लगता ही नहीं है। तो वैसी धातुएं जो हैं वो हैं क्रोमियम मतलब सी कैपिटल और आर स्मॉल, और जिंक मतलब जेड कैपिटल और एन छोटा स्मॉल एन। तो ये जो है जिंक और क्रोमियम जो है इसको पिघला कर क्या किया जाता है, आयरन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। यानी ब्रिज के जो लोहे हैं जिससे पुल बना है उसमें गैल्वनाइजेशन इसी प्रक्रिया को बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। तो जब भी हम लोहे पर कोई दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो ये गैल्वनाइजेशन क्यों करते हैं, तो उस लोहे को किससे बचाने के लिए करते हैं, उस लोहे को जंग से बचाने के लिए करते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें हम लोग किसका लेयर चढ़ा देते हैं, या तो क्रोमियम की या तो जिंक की। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल का हैंडल हमें बहुत ही चिकना या बहुत ही चमकीला नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल हमें लगता है कि वो शायद स्टील की है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो स्टील की नहीं होती है, वो लोहे की ही होती है। क्योंकि जब पुरानी साइकिल के आप हैंडल देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं पे आपको जंग लगा दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्रोमियम की परत चढ़ी रहती है, और वो क्रोमियम जो है जब तक लगा रहता है तब तक उसमें जंग नहीं लगती है और चमकीला नज़र आता है। जब वो क्रोमियम कहीं कहीं से जब पुराना होने लगता है तो क्रोमियम वो कई सालों के बाद क्रोमियम वहाँ से थोड़ा बहुत हट जाता है, और जहाँ से हटता है वहाँ जंग लगने लगती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसीलिए जो हमारे घरों में पाइप लोहे की अगर लगी रहती है पानी सप्लाई की, तो वो भी गैल्वनाइज्ड रहता है। आजकल बाज़ारों में दरवाजे खिड़कियों के जो पल्ले होते हैं लोहे के, वो भी गैल्वनाइज्ड शीट के बने होते हैं, या आप बोलने से आपको वैसा शीट दिया जाएगा। तो यानी गैल्वनाइज्ड शीट भी मिलते हैं, उससे आप अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बना सकते हैं। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन। इसी तरह से जहाज भी जो है लोहे से बनते हैं। एंड ए पार्ट ऑफ रिमेन्स अंडर वाटर, और उसका 1/4 हिस्सा तो हमेशा पानी में ही डूबा रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, और जो हिस्सा ऊपर रहता है उसमें भी वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। और जब वर्षा होती है या नदी का पानी या समुद्र का पानी, जब ऊंची ऊंची लहरें आती हैं तो उसका पानी भी ऊपर वाले हिस्से में भी लगता है। तो मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी
कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स, और उससे भी बड़ी बात यह है कि समुद्री पानी में तो कई प्रकार के नमक होते हैं, और नमक जो है सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, और जो सॉल्टी वाटर होता है वो इसको जो रस्ट फॉर्मेशन को और भी फास्ट करता है। देयरफॉर शिप्स सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग, तो इस तरह से जो है जहाज़ों में भी जंग जो है वो बहुत ही जूझते हैं। पेंटेड इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, उनमें पेंट लगाने के बावजूद जो है वो होता है, उसमें क्या होता है, जंग लगती है। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, और ये जंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसके कुछ हिस्से को, जहाज़ के कुछ हिस्से को हर वर्ष जो है बदलना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड, तो आप इस हिसाब से पूरी दुनिया में जो कितने जहाज़ हैं तो उनमें कितने पैसे का नुकसान होता है इस रस्टिंग के चलते, आप अंदाज लगा सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इससे क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें एक नया चीज़ बनता है। क्या नया चीज़ बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए ये है फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। उसके बाद डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर में जब हम लोग शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बनता है? शुगर सॉल्यूशन। तो कुछ नया चीज़ बनता है क्या? शुगर सॉल्यूशन। उसको वापस हम लोग वापस उसमें से नहीं ला सकते हैं, वापस भी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं शुगर उसमें, इसलिए हम इसको बोलेंगे कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिजिकल चेंज। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, फिजिकल चेंज। एल्यूमिनियम को पीट करके उसका चद्दर बनाते हैं तो क्या होगा वो? चद्दर पीटने से भी मैंने एल्यूमिनियम को जब पीट के चद्दर किए तो वापस उसको जमा कर करके एक जगह जमा कर देंगे और उसको वापस पीट पाट कर तार बनाएंगे तो वायर बन जाएगा ना एल्यूमिनियम जैसा। और प्लस नया जो एल्यूमिनियम शीट बना तो उसमें एल्यूमिनियम से अलग चीज़ तो नहीं हो गया, वायर रहा तो एल्यूमिनियम ही, उसका खाली फॉर्म ना बदल गया, उसका रूप जो है वो मान लो एक चौकोर टुकड़ा था, उसको पीट पीट के हम पतला चादर बना दिए, तो खाली उसका रूप ना बदले, उसके अंदर का जो मटेरियल है एल्यूमिनियम बदल के तांबा या एल्यूमिनियम बदल के कुछ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड तो नहीं ना बन गया। अच्छा, उसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। चलिए, उसके बाद आ जाइए नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज, ट्रू और फॉल्स। लकड़ी के कुंदे को काटना क्या है? टुकड़े टुकड़े में काटना, फिजिकल चेंज। भले वो टुकड़ा जोड़ करके वापस लकड़ी बनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी क्या है कि उसमें जो लकड़ियाँ जो टूट कर निकलती हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो ऐसे ही लकड़ी रहती है जैसे बड़े में था, है ना। बड़ा कुंदा में जो प्रॉपर्टी था वो छोटे टुकड़ों में वही प्रॉपर्टी रहती है, इसलिए वो चेंज जो है फिजिकल ही है। फाउंडेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इन अ फिजिकल चेंज इज़ अ फिजिकल चेंज। हाँ, खाद बनना पत्तों वगैरह से सड़ा कर जो हम लोग खाद बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या रहेगा वो, फिजिकल या केमिकल? केमिकल हो जाएगा, क्योंकि पत्ता जो हम लोग रहता है, कच्चा पत्ता जब रहता है पौधे पेड़ में लगा हुआ रहता है या सूखा पत्ता रहता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग होती है, लेकिन वो जब खाद बन जाती है तो एक्चुअल में वो दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एक दूसरे केमिकल में
कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसको वो नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब में चेंज हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। चलिए आगे है नंबर सी, आयरन पाइप्स, हाँ फॉल्स हो जाएगा। नंबर सी है तो ये हो जाएगा फॉल्स, उसके ऊपर वाला भी हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद है नंबर सी, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजीली। तो लोहे के पाइप जो होते हैं जिंक लगा देने से जल्दी से रस्ट नहीं लगता है, सही बात है, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, ट्रू और फॉल्स। लोहा और जो जंग है वो एक ही चीज़ होती है, सही कि गलत? फॉल्स। लोहा लोहा होता है जबकि जंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए वो अलग चीज़ है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट ए केमिकल चेंज। भाप का जो है ये जमना मतलब संघनित होना, जमा होना, जिससे कि पानी बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे या केमिकल चेंज बोलेंगे? फिजिकल चेंज। कैसे? हाँ, और दूसरी बात है कि उसमें हमको उसके अंदर का चीज़ भी देखना पड़ेगा कि भाप रहने से क्या, जैसे पानी मतलब H2O, तो भाप होने से क्या H2O का जगह में Cu2O या Na2O ऐसा हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है, वो भाप रहने पर भी H2O ही रहता है और पानी होने पर भी H2O ही रहता है, यानी कि भाप बनने पर भी उसके सब्सटेंस में कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि उसके रूप में बदलाव आता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो यहाँ केमिकल लिखा है तो फॉल्स बोलेंगे इसको। चलिए नंबर 3 है, fill in the blanks in the following statements. When carbon dioxide pass through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. तो कैल्शियम, हाँ CaCO3 याद रखना पड़ेगा आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद है अगला है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज़, केमिकल नेम बेकिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 जो कि धोने का सोडा होता है, ठीक है। लेकिन बेकिंग सोडा मतलब जो खाने का सोडा होता है उसमें एक हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा बीच में घुस जाता है, ठीक है। Na2CH होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन घुस जाता है, NaHCO3 ऐसा हो जाता है। कैपिटल ए कैपिटल N स्मॉल a, ठीक है, और उसके बाद फिर कैपिटल H कैपिटल C कैपिटल O और सफिक्स में 3, इसको बोलते हैं, नाम इसका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन एक जब एटम आ गया उसके अंदर एक हाइड्रोजन का एटम आ जाने से बीच में घुसने से उसको बाई जो वर्ड है वो लग जाता है। तो Na2CO3 रहेगा तो बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 बोल रहेगा तो बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला है 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर, क्या क्या? एक हो गया गैल्वेनाइजेशन और दूसरा हो जाएगा पेंटिंग। चलिए ये हो गया गैल्वेनाइजेशन, एक हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन और पेंटिंग।
उसके बाद है अगला डी, चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। चेंजेस इन विच द डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? तो ये सबको एक ही वर्ड में क्या बोलेंगे, कौन सा चेंज बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज उसको बोलेंगे, है ना। ये सब जो उसके शेप में, कलर में, ये सब में जो चेंज होता है वो सबको बोलते हैं, साइज़ में चेंज, शेप में चेंज, कलर में चेंज, ये सब को बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, इसको तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल। नंबर ई है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड, नए सब्सटेंस बनते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। हाँ, उसके बाद अब है नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of change is it? Explain. तो बेकिंग सोडा, ठीक, तो बेकिंग सोडा जब मिक्स किया जाता है लेमन जूस के साथ तो बबल्स निकलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो नंबर 4 का जो सवाल है उसके हिसाब से व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड इन द एवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट। तो पहले तो ये कौन सा चेंज है, तो ये चेंज है आपका केमिकल चेंज, है ना, एक नया चीज़ बन रहा। हाँ, केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें एक नया चीज़ बन रहा है। क्या बन रहा है, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए नहीं थे, हम तो मिलाए थे बेकिंग सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और लेमन का जूस मिलाए थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो कहीं था नहीं, लेकिन दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब नया चीज़ बन गया एक। तो ये नया चीज़ बनने से तो केमिकल चेंज बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे है पहला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ इट, तो बोलेंगे इट इज़ ए केमिकल चेंज। और एक्सप्लेन जब बोलेगा तो आपको करना क्या है कि उसके रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। तो बेकिंग सोडा वो कोई एसिड ही होगा, उसका जो जूस होगा, तो आप उसको प्लस बेकिंग सोडा प्लस जूस ऑफ लाइम इक्वल टू लिखेंगे हम लोग CO2 गैस प्लस अदर सब्सटेंसेस, ऐसा लिख सकते हैं उसके रिएक्शन को। चलिए, नंबर 5 है व्हेन ए कैंडल बर्न्स, जब एक कैंडल बर्न होती है both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. अब आप बताओ, कैंडल बर्न करने से तो आपने कहा था कि फिजिकल चेंज होता है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों ही चेंज होता है। तो अब आपको बताना है कैसे। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो कैंडल बर्न हो रहा है, तो पहली बात तो उसके साइज़ में चेंज हो रहा है, वो जलती जा रही है और छोटी होती जा रही है। तो ये देखने से हम बता देंगे कि तो फिजिकल चेंज है। पहले हम इतनी लंबी मोमबत्ती लाए थे, आधा घंटे के बाद ये आधी रह गई, तो इसका मतलब फिजिकल चेंज ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट उसका जो वो, तो फिर वो आधी मोमबत्ती गई कहाँ, आधी मोमबत्ती जो है वो जल कर पहले तो वो लिक्विड बनती है, और लिक्विड बनने के बाद जब उसका लौ जलता है तो वही मोमबत्ती गैस बन करके एक दूसरे गैस के फॉर्म में जो है वो इसमें चली जाती है, जो फ्लेम है उसमें जलती है। तो जलने के बाद हम जानते हैं कि कुछ दूसरा ही गैस बनता होगा, है ना।
अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बने या कार्बन मोनोऑक्साइड बने, कुछ तो बनता होगा, तो वो गैस जो बन रही है इसलिए एक नया सब्सटेंस बना, तो इसलिए वो केमिकल चेंज भी है। अब इसी तरह का एक और एग्जांपल, फैमिलियर एग्जांपल आपको देना है, वो आप बताइए। हाँ, जिसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल बोथ आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। हाँ, लाइक बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स। तो ये जो है वो दोनों ही है, केमिकल और फिजिकल दोनों ही है, क्योंकि उसमें उसका साइज़ भी छोटा होता जाता है तो फिजिकल चेंज है, और उसकी जो मटेरियल है वो जल करके राख बचती है, उसकी गिरती जाती है राख, उस हिसाब से वो क्या है, एक केमिकल भी चेंज है। तो उसमें साथ ही साथ दोनों ही चीज़ें हो रही है, केमिकल और फिजिकल और केमिकल दोनों। और एग्ज़ाम्पल ले लें आप जैसे पटाखों की, तो पटाखे भी जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पटाखे भी जो होते हैं उसमें क्या होता है, पटाखों में पटाखे उसमें पहले वो, हाँ, पहले उसका आकार जो है दूसरा ढंग का रहता है, लेकिन जब हम उसमें आग लगा देते हैं तो वो साउंड भी करता है और जल करके धुआं वगैरह देता है, और उसके बाद उसका रूप बिगड़ जाता है, मतलब वो फट जाता है, चिथड़े हो जाते हैं, उसके हो जाते हैं ना। तो इस तरह से पटाखे जलाना वो भी क्या है, वो बोथ चेंजेस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। एंड बर्निंग ऑफ अगरबत्ती जो जलाते हैं उसमें भी क्या होता है, दोनों चेंज जो है एक ही साथ होता है। ठीक है, चलिए नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ ए केमिकल चेंज। आप कैसे बताएंगे कि दही जमना जो है, सेटिंग ऑफ कर्ड मतलब दही का जमना एक केमिकल चेंज है। तो हम देखेंगे कि जब दही जो है बनाने के लिए हम लोग देखते हैं, उसका प्रोसेस को बताएंगे कि चूँकि हमने देखा है दही बनाने के लिए सबसे पहले हल्के गर्म गुनगुने गर्म दूध को लिया जाता है। तो जो गुनगुना गर्म दूध जो होता है वो एक अलग ही मैटर होता है, अलग सब्सटेंस होता है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। लेकिन जब वो उसमें दही का जोड़न मिला दिया जाता है तो वो जो है वो दही में बदल जाता है 12 घंटे या 20 घंटे के बाद। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका स्वाद वगैरह सारा चीज़ बदल जाता है, उसके एसिड में बदलाव आ जाता है। दूध में जो एसिड रहता है, दही बनने के बाद कुछ दूसरा एसिड उसमें आ जाता है, लैक्टिक एसिड आ जाता है। तो इसलिए देखते हैं कि एक नया पदार्थ बन जाता है। दूध में लैक्टोज़ रहता है, लेकिन जब वो दही बनता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो इसलिए एक नया चीज़ बनता है। तो हम देखते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो है एक केमिकल चेंज है। नंबर 7, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। अब बताइए कि लकड़ी के जलाना और लकड़ी का टुकड़े टुकड़े करना वो दोनों अलग अलग चेंज है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लकड़ी जलने से जो है वो राख बनती है, तो राख जो है वो एक अलग ही सब्सटेंस होता है, हाँ, वो अलग ही सब्सटेंस बन जाता है जलाने के बाद, तो इसलिए वो केमिकल चेंज है। जबकि लकड़ी को टुकड़े टुकड़े कितना भी छोटा टुकड़ा करें वो रहता लकड़ी ही है, उसकी जो मूल जो अवयव है, मूल अवयव उसके वो बदलते नहीं हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि लकड़ी का जलना और टुकड़े टुकड़े करना दोनों क्या है, अलग अलग चेंजेस हैं। उसके बाद है नंबर 8 डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो ये हम लोगों ने देखा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, डाइल्यूट क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और उसको हाँ, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहता है उसको लिखा जाता है H2SO4 और ब्रैकेट में AQ डॉट लिख दिया जाता है। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वा जो है वो ग्रीक में एक्वा मतलब पानी होता है, तो इसलिए एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय घोल, यानी उसमें पानी ज़्यादा और सल्फ्यूरिक एसिड कम, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो डाइल्यूट बोलेंगे। तो वही डाइल्यूट को ब्रैकेट में AQ लिख दिया जाता है, और अगर गाढ़ा रहेगा तो उसको लिखा जाएगा CO
NC मतलब कॉन्सनट्रेटेड। तो वो लेकर के हम लोग उसका जो लेते हैं आपका H2SO4 जो लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और उसको उसमें क्या डालते हैं, उसमें क्या घोलते हैं, उसमें घोलते हैं कॉपर सल्फेट का पाउडर, है ना। पाउडर घोल देते हैं तो पहले उसको खौलाते हैं। उस एक्वस जो सॉल्यूशन रहता है, जो पानी में जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, डाइल्यूट मिलाकर उसको खौलाते हैं, और खौलाने के बाद उसमें धीरे धीरे करके क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का पाउडर। और जब ये कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से घोल देते हैं, और घोलने के बाद फिर ठंडा करते हैं। तो जब ठंडा करते हैं उस दौरान धीरे 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 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे उतना ज़्यादा क्रिस्टल उसका बनेगा। चलिए अगला सवाल है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। कैसे पेंटिंग जो है वो आयरन गेट का पेंटिंग उसे रोकता है, किससे, रस्टिंग से। जंग लगने से हम लोग बचाते हैं, बचता है कैसे, तो जानते हैं कि जंग कैसे लगता है। हम आंसर बोलेंगे कि एज वी नो व्हेन जो ये एयर रहता है, मॉइस्ट एयर, व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विथ द आयरन, देन it forms rust. Okay, if we prevent the contact of moist air with the iron, then we can prevent it from rusting, and we can do this by painting the iron. When we paint the iron, a layer, thin layer of rubber or something material is coated over the iron, and thus contact between iron and the moist air cuts down, and so it prevents the rusting. अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर कोस्टल एरियाज देन द डेजर्ट्स। अब ये आपको बताना है कि मरुस्थलों में ज़्यादा रस्टिंग नहीं होती, जबकि समुद्री इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, पानी रहता है तो अब आप तो लोहा तो समुद्र जो सी कोस्ट है वहाँ पे आप लोहा, कोस्टल एरियाज़ में तो लोहा तो आप पानी में डाल के तो नहीं रखते हैं, लोहा तो अपने घर में रखते हैं, तो वहाँ पानी कैसे लगेगा? हाँ, तो इवापोरेशन अपना समुद्र में हो रहा है, वो इवापोरेशन ऊपर चला जा रहा है, वो आपका घर में तो नहीं आ रहा। आप घर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर बनाए हैं ना समुद्र से, तो समुद्र का पानी तो भाप बनेगा तो कहाँ जाएगा? आपके घर की तरफ थोड़ी जाएगा, वो तो ऊपर जाएगा। तो फिर भी वहाँ ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? सही बात है, वहाँ पे पानी है, वो तो सही बात है, समुद्र है, उतना बड़ा समुद्र है, इवापोरेशन भी होता है, वो भी सही बात है। लेकिन जो इवापोरेट होकर के जो वाटर वेपर जो है, वो वेपर ऊपर जाता है, मतलब स्पेस में थोड़ी चला जाता है, मून के पास थोड़ी चला जाता है, वो वहीं के हवा में मिल जाता है। और हवा तो एक जगह खड़ी रहती नहीं है, वो तो बहती है। तो पूरी हवा जो है, जो ड्राई थी, उसमें पानी का जो वेपर है वो मिल गया, और चूंकि वो जो वेपर है वो उसमें सॉल्ट भी मिक्स होता है, तो वो सॉल्टी वेपर एक तरह का सॉल्टी वेपर जो है वो मिक्स हो जाता है। तो उसके चलते हमेशा वहाँ के हवा में वेपर रहता है, मतलब वहाँ की हवा हमेशा मॉइस्ट रहती है, हमेशा। तो मॉइस्ट रहने के कारण क्या होता है कि वो हवा जब बहती है आपके घरों की तरफ, आप घर 5 किलोमीटर दूर हो या 50 किलोमीटर, वो हवा आपके तरफ जाते जाते अगर मॉइस्ट रहेगी तो वहाँ के लोहा इसको आयरन को टच करेगी, जो खुला आयरन रहेगा उसमें वहाँ रस्ट बनेगा ही। जबकि जो हाँ, और वो मॉइस्ट बनता है वेपर बनने से, वेपर बन करके हवा में मिल जाती है। और डेजर्ट में क्या होता है, वहाँ तो पानी ही नहीं है,
तो मतलब बहुत कम मॉइस्ट जो रहता है वहाँ के एयर में, तो वो एयर कितना भी बहे उसमें मॉइस्ट बहुत ही कम रहता है, इसलिए आयरन का रस्ट जो बनता है वो बहुत ही कम बनता है। कम से कम कोस्टल एरियाज़ के मुकाबले में 10 से 100 गुना कम बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द गैस 11, नंबर 11, द गैस वी यूज़ इन द किचन इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। तो ये LPG गैस हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट अंदर में रहता है, LPG गैस का जो मतलब सिलेंडर के अंदर जो रहता है उसको हम लोग ब्यूटेन गैस बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। ठीक है, वो गैस वहाँ पे यूज़ होता है। मीथेन का ही एक भाई है, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई। ठीक है, मीथेन गैस का, हाँ, तो वही सिलेंडर में भरा रहता है। तो इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, सिलेंडर में तो वो लिक्विड के जैसा रहता है। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस, तो वहाँ पे वो गैस बन जाता है। तो अब वहाँ पे एक चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? वहाँ पे रहा था वो लिक्विड, और लिक्विड से यहाँ पे बन गया आकर गैस। हवा में जब बाहर जैसे निकला तो गैस बन जाता है। तो चेंज ए, अब वहाँ पे एक चेंज हो रहा है, तो उस चेंज में आपको बताना है। देन इट बर्न्स, फिर वो जलता है, चेंज बी, वहाँ भी होता है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज़ द करेक्ट वन। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि केमिकल जो चेंज ए हो रहा है और जो चेंज बी हो रहा है वो कैसा कैसा चेंज है। पहला है प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज, फिर नंबर 2 में प्रोसेस बी इज़ ए केमिकल चेंज, नंबर 3 जो है वो है आपका बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, नन ऑफ दीज प्रोसेस इज ए केमिकल चेंज। तो आपको बताना क्या सही होगा। आपके ख्याल से? अच्छा, हमेशा याद रखने का चीज़ है कि केमिकल चेंज तभी बोलेंगे जब नया चीज़ कुछ बनता है तब। ठीक है, तो जो ब्यूटेन गैस है वो जब बाहर निकलता है तो वो कोई नया चीज़ नहीं बनता है, ब्यूटेन ही रहता है। ठीक है, अब डिपेंड तो ब्यूटेन ही रहता है, तो इस हिसाब से वो चेंज ए जो है वो क्या चेंज है, एक फिजिकल चेंज है। वो गैस से सिर्फ लिक्विड फॉर्म में आता है, नया चीज़ कुछ नहीं बनता है ना। ऐसा नहीं है कि ब्यूटेन था अंदर, बाहर आकर के वो पेंटेन हो गया या मीथेन हो गया, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। देन इट, या फिर और भी कुछ दूसरा चीज़ बन गया। देन इट बर्न्स, फिर वो जलता है। तो जलने के बाद हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ जलता है तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और उसका ऑक्साइड बन जाता है। हम लोग अभी तक पढ़े हैं, जलने से ऑक्साइड बन जाता है। तो वो क्या होता है कि जब वो जलता है तो ऑक्सीजन मिल के जलता है, तो इसका ऑक्साइड बन जाता है ब्यूटेन का, तो इसलिए वो ऑक्साइड बनने के चलते वो हो जाएगा केमिकल चेंज। तो यानी नंबर 2 जो है वो सही है कि प्रोसेस बी इज़ ए केमिकल चेंज। अगला है एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट। एनारोबिक मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो बिना हवा के ही ज़िंदा रहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस में ज़िंदा रहता है या अमोनिया गैस में ज़िंदा रहता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं लेता वो ज़िंदा रहने के लिए, इसको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन के बिना, हम ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, वो बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के भी ज़िंदा रह सकता है। तो वो जो बैक्टीरिया है डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट, वो एनिमल के वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, यानी उसके जो गोबर वगैरह को, एंड प्रोड्यूस बायोगैस, और वो क्या बनाता है, बायोगैस बनाता है। तो एक्चुअल में बायोगैस बनता कैसे है, हम लोग गोबर को क्या करते हैं, कुएँ जैसी संरचना में बार बार डालते रहते हैं और उसका फिर टंकी को बढ़िया से पैक कर देते हैं ऊपर से ढक्कन लगाकर, और ढक्कन लगाने के बाद उसमें क्या बन जाता है, वो वही जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि जो बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहते हैं, वो बैक्टीरिया उस गोबर को सड़ाकर एक तो खाद बना देता है और दूसरा उस एक गैस बनाता है वहाँ पे, वो गैस मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, मीथेन। तो वो मीथेन वही ब्यूटेन का छोटा भाई है ना।
तो उसका छोटा भाई मीथेन होता है, वो बनाता है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टन टू दी चेंजेस, चूज़ द करेक्ट वन। तो वहाँ पे चेंज ए होता है जब प्रोड्यूस बायोगैस वो बनाता है तब, फिर है वो जलता है फ्यूल तब भी चेंज होता है। तो अब आप बताओ कि दोनों चेंज कैसे हैं। हाँ वो तो होगा ही, और जल भी रहा है तो वो भी एक केमिकल चेंज ही हो गया। तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही केमिकल चेंज। तो बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, और नीचे उसमें पहला वाला में क्या सही था, पहले वाला में आपका सही था नंबर 2, है ना। तो 11 में नंबर 2 और 12 में नंबर 3 सही है। चलिए आज की क्लास तब यहीं ख़त्म होती है। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।